Kim sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please sit down. Thank you, sir. अंशु, आप अपने परिचय दीजिए। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन 2022 सितंबर लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है सर। ग्रेजुएशन आप बीएससी हैं? यस सर। भारत में इस समय करंट में क्या इवेंट चल रहा है? यूएस और इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, उसके बाद हमारा अभी रिसेंट में ही एआई समिट चल रहा है। एआई समिट इम्पैक्ट जो दिल्ली में चल रहा है, और अभी जल्दी में ही जो पीएम आवास था उसका पीएमओ का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। और रिसेंट में जो निकोबार का प्रोजेक्ट बहुत दिनों से फंसा हुआ था, उसको एनजीटी ने पास कर दिया है सर रिसेंट में। इस समिट में, एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इंडिया की विजिट पर हैं। यस सर। और भारत के साथ उन्होंने डिफेंस डील की। तो आपको कहीं लगता है कि भारत और फ्रांस के बीच अगर डिफेंस डील होगी तो भारत और रूस के संबंध खराब होंगे? सर, इसके दो इम्पैक्ट है, खराब हो भी सकते हैं, बट उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि अभी राफेल का भी डील हुआ है उनके साथ, जिसमें मोर देन 100 राफेल की बात हुई है, और उसमें मोर देन 90 राफेल हमारे इंडिया में बनाए जाएंगे सर। तो इससे हमारा 100 के 114? नहीं सर, 114 नहीं सर, सॉरी सर, 100 वो 100 हमारे वहाँ, 90 राफेल हमारे वहाँ बनाए जाएंगे, और अबाउ 100 डील हुई है सर उनके साथ, जिसमें 90 हमारे वहाँ बनाए जाएंगे। तो उससे हमारे वहाँ का जो डिफेंस है वो सेक्टर मजबूत होगा सर। और इसके अलावा अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ इनोवेशन से लेकर ट्रेड हुआ है उनके वहाँ से, और एआई से रिलेटेड भी, न्यू इनोवेशन से रिलेटेड भी ट्रेड हो रहा है सर। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। हालांकि एक पॉलिटिकल रीजन है, तो उससे ट्रेड इम्पैक्ट हो भी सकता है, जो रसिया के साथ हमारा ऑयल को लेकर के था। और उससे पहले भी यूएस और इंडिया की जो डील हुई है उसमें भी बातें सुनने को आ रही हैं कि शायद यूएस ने प्रेशर बनाया है कि आप ऑयल इंपोर्ट कम कीजिए। हालांकि कुछ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा खुल के नहीं आया है सर, लेकिन न्यूज़ के हिसाब से कहा जा रहा है कि रसिया से इंडिया ऑयल इंपोर्ट कम कर देगा सर। तो उस हिसाब से सर इम्पैक्ट पड़ सकता है रिलेशन। भारत और पाकिस्तान के बीच सर्किट डिस्प्यूट या विवाद क्या था? सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, ये सर क्रीक कच्छ के पास का रीजन था सर, और उसको लेकर के कुछ लैंड डिस्प्यूट था, और वो एरिया वो अपने में बता रहे थे, और इंडिया का कहना था कि ये हमारा क्षेत्र है सर। अंशु, आप लखनऊ से ही रहने वाली हैं कि? नहीं सर, मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर जिले की रहने वाली हैं। तो सीतापुर में एक प्रसिद्ध तीर्थ है, ठीक है, क्या नाम है उसका? सर नैमिष। पूरा नाम क्या है? नैमिषारण्य। नीमसार उसको वहाँ के लोकल लोग कहते हैं। ये तीर्थ, और जब आप इंटरव्यू देने जा रही हैं तो प्रयागराज जा रही हैं, प्रयागराज को भी आप क्या कहती हैं? तीर्थ। तीर्थ और धाम में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अयोध्या को आप धाम कहते हैं, वृंदावन को धाम कहते हैं, तो क्या डिफरेंस है इसमें? सर, तीर्थ में मुख्यतः एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम अपने पाप धुलने के लिए या प्योर होने के लिए जाते हैं। और जो धाम होता है सर, वो एक स्पेसिफिक गॉड के लिए होता है, जैसे हनुमान धाम, बद्रीनाथ धाम सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, सीतापुर जिले में किस फसल का उत्पादन, प्रोडक्शन ज्यादा होता है? सर, मुख्यतः गन्ना का। आपने लखनऊ लिखा है एड्रेस में, इसका मतलब लंबे समय से आप लखनऊ में रह रहे हैं? सर 2 साल से। 2 साल से लखनऊ में रह रहे हैं। तो लखनऊ को किस नाम से और जाना जाता है? सर, नवाबों का शहर। नवाबों का शहर। चलिए, इस क्षेत्र को ही किस नाम से जानते हैं? जब आपका सीतापुर भी आ जाता है, हरदोई भी आ जाता है, ये क्षेत्र ही किस नाम से जाना जाता है? सर, ये पूरा लखनऊ मंडल है। हाँ, किस नाम से जाना जाता है इसे? किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? अवध के नाम से। चलिए, आपने लिखा है आपकी हॉबी में रामचरितमानस आपने लिखा है। चलिए, डिफरेंस क्या है रामायण और रामचरितमानस में, पहले बता दीजिए मुझे। सर, जो रामायण थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, और रामचरितमानस सर उसको अवधी में लिखा गया है। अवधी में तुलसीदास जी के लिए 16वीं शताब्दी। चलिए, रामायण को जो वाल्मीकि जी ने लिखा, इसमें कितने श्लोक हैं? सर, अप्रॉक्स 24,000। 24,000। उत्तर कांड को लेकर के एक बड़ा
विवाद रहता है लोगों के बीच में, क्योंकि लोग कहते हैं कि उत्तरकांड जैसी कोई रचना वाल्मीकि जी ने नहीं करी थी। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने टीवी पर सीरियल देखा रामानंद जी का, तो उसमें उत्तरकांड दिखाया गया। इस पर एक डिस्प्यूट भी था कि सरकार ने दबाव बना करके कहा कि उत्तरकांड के कुछ एपिसोड बनाए जाने चाहिए। तो उत्तरकांड को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है? क्या बताया गया उत्तरकांड में, क्या दिखाने की कोशिश की गई उत्तरकांड में? सर मुख्यतः उत्तरकांड में जो सीता जी को वनवास दिया गया है उसका डिस्कशन हुआ है सर। और उसके बाद जो यही विवाद था सीता जी के वनवास वाला, क्योंकि श्री राम के तरफ एक तरफ उनका पति का धर्म था और दूसरी तरफ उनके एक राजा होने का कर्तव्य था, जिसमें से उन्होंने राजा होने के कर्तव्य को सर्वोच्च रखा और सीता जी को वनवास दे दिया था सर। ओके। जब एक मैटर चल रहा था रिजर्वेशन में ओवरलैपिंग को लेकर के, क्या होता है ये ओवरलैपिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट, आपके हिसाब से ये सही है या ये नहीं होना चाहिए? सर ये होता रिजर्वेशन का जो मैटर चल रहा था ओवरलैपिंग को लेकर के, कि अगर कोई भी स्टूडेंट है वो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहा है बट वो अपने कैटेगरी के कट ऑफ नहीं क्लियर कर रहा है, तो उसको उसी कैटेगरी में रखा जा रहा था, ओवरलैपिंग नहीं कराई जा रही थी सर। जनरल का कट ऑफ क्लियर कर भी रहा था बच्चा, उसके बावजूद भी ओवरलैपिंग नहीं करवाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चा एफिशिएंट है, वो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहा है और उसने कोई भी पहले लाभ नहीं लिया है अपनी कैटेगरी का, कोई भी आयु सीमा छूट और पैसे का जो फॉर्म है उसका लाभ नहीं लिया है, तो उसका ओवरलैपिंग आप कराइए। अच्छा, यस सर। अभी यूजीसी का मैटर चल रहा था, इसके बारे में है जानकारी? यस सर। सर यूजीसी जो है वो रूल्स 2012 को अपडेट करके 2026 में बनाए गए थे। इसमें ये था कि अगर ग्रेजुएशन में जो हमारा कैंपस है उसमें कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको एक उसके खिलाफ मतलब एक्शन होगा। इसमें हर एक उस पे एक कमेटी बनती है, इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें ओबीसी और एससी एसटी और फीमेल्स के मेंबर होंगे, जनरल का कोई मेंबर नहीं होगा। दूसरा प्रोविजन इसका ये था कि अगर वो जो हमारी शिकायत है वो झूठी है तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोविजन नहीं था। और थर्ड पॉइंट ये था सर, एग्जैक्ट में रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बट शायद जनरल के खिलाफ इसमें कोई प्रोविजन नहीं था। अगर जनरल के खिलाफ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ इसमें कोई प्रोविजन नहीं था सर। तो डिस्क्रिमिनेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी करता है कास्ट के बेसिस पे। yes, तो वो कैसे सही है सर? बट वो सर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी विद इक्विटी है सर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दे रहा है। पॉजिटिव क्या होता है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? सर इसमें ये होता है कि हम अगर दो लोग साथ में चल रहे हैं तो एक को बिना खींचे दूसरे को उसके साथ दौड़ने का अनुमति देते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि मींस उसका सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अनुमति देना सही शब्द नहीं है। सॉरी सर। अच्छा, आप ये बताइए, महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और आज ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर से उन कानून जो है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा। जैसे डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट वगैरह हो गया, महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, तो इनका मिसयूज हो रहा है काफ़ी हद तक। तो आपकी ओपिनियन इस पे क्या होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सरकार को या किस तरीके के अमेंडमेंट होने चाहिए ताकि इसके मिसयूज को रोका जा सके? सर पहला जो स्टेप होना चाहिए वो एजुकेशन को वो लेकर है, मतलब एजुकेटेड लोग ही करते हैं सर। फीमेल एजुकेशन को मैं बोल रही हूँ सर। जो लिटरेसी रेट है हमारे वहाँ फीमेल की वो सर काफ़ी कम है। नहीं तो उससे लॉ का मिसयूज कैसे रुक जाएगा? बहुत पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं मिसयूज। सर जो फीमेल्स हैं अनएजुकेटेड हैं सर, तो इसके वजह से उनका किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाता है सर, तो उसको लेकर के भी मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं सर। और मैरिज बहुत जल्दी मैरिज हो जाती है उनकी, तो वो ज़्यादा अवेयर नहीं होती हैं अपने मतलब हेल्थ के प्रति और अन्य चीज़ों के प्रति सर। तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है सर। एक डिजिटल स्कैम वाला सर चल रहा है सर। अगर फीमेल्स एजुकेटेड नहीं है, उनके पास फ़ोन आ भी गया सर, तो वो अवेयर नहीं है कि कौन सी घटना उनके साथ हो सकती है। डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी सर आ रही हैं, तो ये सर काफ़ी मतलब अनअवेयरनेस की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। मतलब ये जो आपने बताया कि इस तरीके के फेक कॉल्स वगैरह आ रही हैं, इनके संबंध में कोई लॉ कोई कानून बना हुआ है कि इस तरीके की एक्टिविटीज को रोका जा सके? सर डेडिकेटेड रूल तो कोई नहीं है, लेकिन आईटी रूल जो अभी 2026 में आया है शायद सर, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं। आईटी एक्ट में भी है इसका प्रोविजन। चलिए,
आपकी प्रेफरेंस क्या है? सर सबसे पहले एसडीएम, हाँ। फिर सर डीएसपी, और फिर एआरटीओ, और फिर एसीटीओ, फिर टीओ। चलिए मान लेता हूँ पहली प्रेफरेंस आपने एसडीएम की बताई। आपके अंदर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटी है जिससे हम आपको एसडीएम के तौर पर सिलेक्ट करें? तो 3 क्वालिटी आप बताइए मुझे। सर पहले तो मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं डेडिकेशन के साथ वर्क करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं फाइल बेस से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करने की रखती हूँ इच्छा, कि फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे जा रही है बट ग्राउंड लेवल पे उसका वर्क नहीं होता है जनरली सर। और तीसरा सर चेक एंड बैलेंस इंश्योर मैं करूँगी, क्योंकि जो नीचे लेवल पे जितने लोग हैं वो करप्शन वहीं से कहीं ना कहीं वो करके ऊपर तक जाता है सर। तो अगर उसको नीचे लेवल पे ही ख़त्म कर दिया जाए तो करप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं हम कहीं ना क्या कहीं। एसडीएम जुडिशियल फंक्शंस को भी करता है? सर एग्जैक्ट नॉलेज नहीं इस बारे में। अच्छा। अंशु, आपने कब डिसाइड किया कि आपको एसडीएम बनना है? सर इन द लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। अच्छा, तो क्या आपका मोटिवेशन था? सर मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी होता क्या है सर, बट मेरे कैंपस में एक प्रोफेसर थे श्री पदम कांत सर, उन्होंने लास्ट ईयर में बोला कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है। पहले मैं सर मेरा रुझान एसएससी के प्रति था, बट उसके बाद मैंने पढ़ा और फिर मुझे लगा कि हाँ मैं जा करके थोड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क कर सकती हूँ सर। अच्छा, तो आपने अपनी 3 क्वालिटीज बताई थी कि डेडिकेशन है आप में, आप ग्राउंड वर्क में बिलीव करती हैं, और चेक एंड बैलेंसेस जो कि आपकी क्वालिटी नहीं है, वो तो एक इंजीनियर प्रिंसिपल है। यस सर। तो जो 3 क्वालिटीज थी, आप इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए जब आपने ये शो किया हो। सर डेडिकेशन, मैं बीएससी लास्ट ईयर में जब थी सर, तो मुझे 2022 में मैंने बीएससी की सितंबर में, और अप्रॉक्स मुझे 8 to 9 मंथ ही मिले होंगे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि दिसंबर 2024 में मेरा प्रीलिम्स लगा था सर। तो मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ उसकी प्रिपरेशन की, और सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ सर। ठीक है, और बाकी 2 क्वालिटीज का एग्जांपल? सर चेक एंड बैलेंस ये है सर कि मैं अगर कोई भी काम किसी को करने को देती हूँ सर, मेरा छोटा भाई है, तो अगर मैं थोड़ा भी कहती हूँ कि वो काम तुम कर लो, तो उसके बाद मैं चेक जरूर करती हूँ कि उसने सही तरीके से किया कि नहीं किया। ये तो गार्जियनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तो सब करते हैं घर में। कुछ और ऐसा जो पब्लिकली आपने कुछ ऐसा किया हो? सर अगर मैं अपना कोई भी कार्य करती हूँ, फॉर्म भरती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उसको कम से कम 2 से 3 बार चेक करती हूँ कि कोई मिस्टेक ना हुई हो उसमें सर। और ग्राउंड वर्क का कोई एग्जांपल दीजिए। सर ग्राउंड वर्क तो अभी तो नहीं किया सर कहीं, लेकिन सर इच्छा है ये करूँगी। ठीक है, तो आपको प्लान बनाना है फ्लड और ड्राउट, मतलब सूखे को और बाढ़ को कंट्रोल करने का। तो बनाइए, एज एसडीएम आप क्या प्लान बनाएंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट में? सबसे पहले तो मैं उनको डेडिकेट, मतलब उन चीज़ों को देखूंगी कहाँ पर सूखा ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे बाढ़ है। जैसे हमारा ईस्टर्न यूपी है तो उसमें बाढ़ के ज़्यादा चांसेस हैं। आप एक जगह पे एसडीएम हैं, यस सर। वहाँ बनाना है। सर सबसे पहले तो मैं मार्क करूंगी एरियाज जिसमें सूखा है या बाढ़ है। उसके बाद मैं खुद जाकर के वहाँ पे चेक करूंगी कि इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद में जो डिजास्टर रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट होगा हमारे अंदर सर, उससे मैं पहले सलाह लूँगी कि यहाँ पे कैसे चीज़ें हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं। फिर मैं एक बेसिक पॉलिसी बनाऊँगी, उसको जो मेरे ऊपर के मेंबर हैं उन तक पहुँचाऊँगी। मतलब उसके बाद जब वो सिलेक्ट करके मेरे पे भेजेंगे सर, मुझे वापस करेंगे, उसके बाद में कोई ग्राउंड लेवल पे एक्शन। सी के आपके कंपोनेंट्स क्या होंगे जो पॉलिसी आप बनाएंगे फ्लड्स और ड्राउट के लिए सर? तो मेन उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? पर सर उसमें जो पैसा है वो कम से कम लगे, और जो इफिशिएंसी है उसकी इफिशिएंट हो वो पॉलिसी, और फास्ट हो। मतलब बहुत लंबी पॉलिसी ना हो कि सिर्फ ग्राउंड वर्क पे उसको हम इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ। डेडिकेटेड तरीके से फास्टली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके सर। और डिजिटलाइजेशन का कंट्रोल और सूखे के कंट्रोल में आपकी पहली कंसिडरेशन पैसा कम खर्च करना होना चाहिए या फिर जान माल का नुकसान कम हो? सर एफिशिएंट होनी चाहिए, तो एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान कम ही होगा सर। मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या सर जान माल का नुकसान कम हो। ठीक है। Yes, आपको अगर बुंदेलखंड में टूरिज्म को प्रमोट करना है Yes, तो आप क्या करेंगी? सर जो भी वहाँ के एरियाज हैं, वहाँ पे कुछ किले वगैरह भी हैं जो कि टूट चुके हैं। वहाँ पे अलाउद्दीन किंग थे तो उससे रिलेटेड कुछ किले हैं सर, तो वहाँ पे उसको हम रिन्यूएट कर सकते हैं सर उसको। और जो यूपी को जानो पॉलिसी है
उसके तहत जो मेन थिंग्स हैं उनको उसके अंदर मीन्स रजिस्टर करवा सकते हैं, जो ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है सर। ठीक है, सर ये बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और यूपी के डेवलपमेंट में वो कैसे एड कर सकते हैं? सर SDG जो है वो ऐसा गोल है जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही है उसको विदाउट कंप्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज है उसको इंश्योर रखे। ये 17 गोल्स हैं सर, जिसमें सारे गोल्स बताने हैं सर। आप बताइए यूपी को ये कैसे गोल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे? सर एक तो वाटर एंड सैनिटेशन वाला जो है गोल नंबर 6 है सर, उसमें ये है कि हमारा जो ईस्टर्न यूपी है सर, जो सदर्न यूपी है बुंदेलखंड का रीजन, वहाँ पे पानी से रिलेटेड काफ़ी समस्या है सर। फीमेल्स बहुत दूर से वाटर भर के लाती हैं, तो सर उसके लिए अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो वाटर रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं सर। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप इसका क्या प्लान होगा? आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? सर फर्स्टली तो मैं ये जा कर के इंश्योर करूँगी कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इस चीज़ को, उस एरिया को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी कि वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए। उसके बाद सर जो वाटर वहाँ से निकल रहा है मतलब उसको रिसाइकलिंग करके भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि खेती में वाटर उसको यूज़ किया जा सकता है और पेड़ वगैरह में डालने के लिए उस रिसाइकिल वाटर को। तो बारिश ही नहीं हो रही है फिर? सर कुछ ना कुछ वेस्ट वाटर तो निकल ही रहा होगा वहाँ से सर। लेकिन अर्बन एरियाज भी वहाँ पे ज्यादा नहीं है, ज्यादातर तो वो रूरल एरिया है, Yes, sir. अंडर डेवलप्ड एरियाज में। Yes, sir. वहाँ पे तो कोई ऐसा पाइप का सिस्टम, सुएज का सिस्टम तो है नहीं। सर रिवर लिंक प्रोजेक्ट भी चल रहा है एक हमारे वहाँ सर, उससे भी। आप अगर सीतापुर की एसडीएम हैं तो कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ पे प्रमोट करेंगी? 3। सर एक तो शुगर इंडस्ट्री की हमारे तरफ एक बिस्वा है सर एरिया, वो फेमस भी है शुगर के लिए सर। और सर दूसरा हमारे वहाँ जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसमें कारपेट आया है सीतापुर का सर, तो उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। और थर्ड सर जो ग्राउंड लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है मैकेनाइज्ड तरीके से सर, उसको भी प्रमोट करेंगे हम सर। अंशु, यस सर। कार्बन क्रेडिट क्या थी? सर ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर कार्बन इमिशन कोई कर रहा है तो उसके लिए सर लिमिटेड से ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो क्रेडिट मतलब किसी से खरीद सकता है इस चीज़ को। मैं एग्जैक्टली सर श्योर नहीं हूँ इस पर। अच्छा, क्या पर्यावरण की जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड किस्म, आप इसे एक मेजर प्रॉब्लम मानती हैं? यस सर। और अगर आप किसी कहीं पे एसडीएम है तो पर्यावरण प्रोटेक्शन को लेकर आप क्या करेंगी? सर सबसे पहले तो वहाँ पे जो इमिशन हो रहा है सर उसको मैं थोड़ा सा कम कराने की कोशिश करूँगी कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने स्कीम भी चलाई है, घर घर से जो कचरा है उसको निकलवाया जा रहा है, इधर उधर ना फेंक करके उसको दिया जाए, उसको गीला अलग और सूखा अलग, उससे जो है वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है उसको लिंक किया जा सकता है। दूसरा सर मैं एफॉरेस्टेशन कराऊंगी, पेड़ों को लगाना जो कि कार्बन सिंक की तरीके से वर्क करते हैं। और थर्ड सर ये है कि जो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है तो सर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, तो उसी के थ्रू रीच किया जा सकता है सर। अंशु जी, यस सर। मैं आपको मान ले रहा हूँ कि आप एसडीएम बन गई, यस तो जरा ये बताइए मुझे कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम के तहत एक स्कूल में एक भोजन की जो व्यवस्था दोपहर की, उसमें अल्पसंख्यक जो है एक बंदा वो भोजन बनाता है, माइनॉरिटीज है वो भोजन बनाता है। इस बात की सूचना ग्रामीण लोगों को लग जाती है तो बच्चों के गार्जियन वहाँ स्कूल में पहुँच जाते हैं और पहुँच करके अब वो हंगामा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सूचना आप तक पहुँचती है और आप जो सिचुएशन हैंडल करने के लिए वहाँ विद्यालय पहुँच जाती हैं, तो आप क्या स्टेप्स लेंगी? सर अगर ऐसा है तो वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे कहीं ना कहीं यहाँ विवाद है सर, तो फर्स्टली तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी जो लोग हैं, उसके बाद मैं खुद उस भोजन को खाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल, मैं थोड़ा लग रहा है लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर क्योंकि मुझे हैंडल करने को बोला गया है वहाँ पे। उसके बाद मैं जो वहाँ के वो क्षेत्र के जो फेमस पर्सनालिटीज़ होंगी सर, मैं उनको भी बोलूँगी कि आप भी पब्लिक को समझाइए। उसके बाद मैं सर एनजीओ और जो सिविल सोसाइटी
सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी मदद लूंगी सर समझाने के लिए सर। समझाने के लिए तो मतलब समझा के बात नहीं को सर, करेंगे या कुछ और भी आपका होगा उपाय कुछ करने का इसको? सर फर्स्ट तो यही है कि उनको समझाया जाए सर, उसके बाद सर समझाया अगर नहीं हो रहा तो फिर फर्दर स्टेप आगे के लिए जाएंगे। क्या स्टेप होगा अगर आगे नई बात समझ रहा है आपकी तब? सर मेरे ऊपर जो मीन्स जो चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग हैं, मैं उन तक ये सूचना पहुंचाऊंगी कि ऐसा है, इशू कॉम्प्लिकेटेड है, तो सर उनसे भी मैं सुझाव लूंगी, उसके बाद ही मैं सर कोई स्टेप लूंगी। कोई एक्शन ठीक है, ओके ठीक। थैंक यू सर। तो क्या पहले आपकी पर्सनालिटी की पॉजिटिव बातें बताएं या नेगेटिव पहले बताएं? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव पहले बताएं। क्यों पॉजिटिव क्यों सुनना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं सुनना चाहते? सर लोग कहते हैं नेगेटिव बताओ तो सुधार करेंगे, हैं? सर पॉजिटिव से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएगा। अच्छा फिर नेगेटिव पे आए। तब नेगेटिव एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है। सही है। अब आपकी भाषा में थोड़ा सा हल्कापन है बेटा। हल्कापन इन दिस सेंस, जैसे आपने कहा ऊपर के लोग, हमारी तरफ, ये सब प्रशासनिक शब्दावली नहीं है हमारे क्षेत्र में, ठीक है? ऊपर के लोग नहीं होता, उच्च अधिकारी कह लीजिए, हायर अथॉरिटीज कह लीजिए, हायर ऑफिसर्स कह लीजिए, है ना? तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर ये बात आप काम करें, नीचे के लोग नहीं, हमारे सबऑर्डिनेट्स अधीनस्थ लोग हैं, ठीक है? फॉर्मल हिंदी होगी। हाँ, तो हिंदी में थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज, ये जो आप बोल रहे थे बेसिकली, हम भी वही क्षेत्र से आ रहे हैं, अवधि का टच है हम लोगों का, तो हम जनरली अवधि में बात करने की कोशिश कर रहे थे, और ये प्रशासन की भाषा नहीं है ना? तो पहला इस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपने फाइल को लेकर के कहा कि हम फाइल टू फाइल मूव कराना नहीं चाहते ऑफिस के अंदर, हम ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना चाहते हैं, वहां करप्शन को। आप जब ये बात कहेंगे तो प्रशासन में फाइल का मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना इम्प्लीमेंटेशन उसका फील्ड में जरूरी है। तो आप किसी एक चीज को प्रायोरिटाइज करके दूसरी चीज को कमजोर नहीं कह सकते। आपको ये कहना है कि चूंकि मल्टी डाइवर्सिटी पर्सनैलिटी है, डाइवर्स पर्सनैलिटी मेरी है, ठीक है, तो मैं सारे फील्ड जॉब पर हाँ थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ, ठीक। दूसरा, करप्शन को खत्म कर देना ब्रह्मोत्तराय नहीं हो पाएगा, मिनिमाइज हो सकता है, कम कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको बात करनी है। पता नहीं उनमें से कौन सा कमा के बैठा हो बहुत ज्यादा बोर्ड मेंबर में से, नहीं पता ना, तो आप उसको ज्ञान दे दें, क्योंकि जानती हैं सबसे पहले फंडिंग क्या है। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन पर्पस फंडिंग कम करना नहीं। आपने कहा मेरा सबसे पहला होगा कि मैं फंडिंग मतलब पैसा कम करूं, खर्चा तो बात की बात है, जान बचे पहले जान माल का नुकसान बचाना है। प्रायोरिटीज सही रखिए। और आपने फैक्ट्स पे बहुत सारी चीजें जो है गलत बताई, जैसे एआई समिट बॉम्बे में चल रहा है, दिल्ली नहीं चल रहा, ठीक है। और उसके बाद आपने आल्हा उदल को किंग कह दिया, राजा नहीं थे, परमारदी देव जो चंदेला रूलर थे उनके दो कमांडर थे आल्हा और उदल। जब आप बुंदेलखंड रीजन की बात कर रहे हैं तो आपने एक बार भी डिफेंस कॉरिडोर की बात नहीं करी, डिफेंस इंडस्ट्रीज की बात नहीं करी, जो उस एरिया को प्रमोट करने के लिए की जा रही है। फिर आपने बहुत देर में जाकर के सब सर ने कई सारे क्वेश्चंस आपको भेजे, तब आप रिवर लिंकेज पे गई और उसमें भी आपने बात अपनी अधूरी छोड़ दी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपने नहीं बोला, जो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए था, उस एरिया के अंदर रिवर है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, फैक्चुअल नॉलेज को थोड़ा सा करेक्ट करिए अपने बेटा, है ना। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको जो आपने कहा था बिल्कुल सही था पहले चरण में, कि हम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हम खुद भोजन करके उन्हें एक जो है प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आपने कहा कि हम अपने से, तो आपको ये कहना है कि सिचुएशन को हम अपने स्तर पर हैंडल करेंगे, अगर नहीं होता तो हम कुछ अधिकारियों को अपने जो है उसको रेफर करेंगे, वो देखेंगे उसमें क्या करना क्या नहीं, है ना, ठीक है। आपने कब बनने का सोचा, उसमें आपने वो स्टोरी बताई, उसका आंसर थोड़ा बेटर था। आपने ये कह दिया कि मुझे पहले पता ही नहीं था, हाँ। फिर मुझे तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे पता नहीं। आप सारी बोल कर निकाल लीजिए। नहीं, आप कह दीजिए मेरे प्रोफेसर ने मुझे मोटिवेट किया, मैं पढ़ाई में अच्छी हाँ, तो उन्होंने मोटिवेट कर दिया। और एक हायर पोस्ट, एक हमारे प्रोफेसर थे नहीं, वो आदमी हैं, तो थे मींस पास्ट हो गया, गुजर गए, वो है। हाँ, तो उन्होंने मुझे, मेरे सर है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, नाम नहीं लेना है, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेना। हॉबीज पर तो बड़ी दिक्कत आई। रामचरितमानस आपका है, और रामचरितमानस अगर आप पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ ना, तो मुझे तो फिर बिल्कुल आप पूछ के देखिए, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, मैं बताऊंगा आपको उत्तर। हॉबी
जानते हैं क्या होती है, जिस समय आपको मौका मिले आप उस पर जो है अपना काम करें। तो उसमें कांड जो है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, 39 दोहों में आता है, और बाल कांड सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कहाँ से शुरुआत हो रही है, किस श्लोक से शुरुआत हो रही है, क्या है। तो बेसिक चीजें जो है उन पर लाइक मत करो, हॉबी पर तो कतई मत करो। आप क्या बताएंगी हॉबी? सर पता नहीं बताए कि ना बताए। ये चीज मैं आप पूछा तो जा सकता है। हॉबी, हॉबी इसके अलावा कोई और हॉबी है? गाने भी सुनती हूँ सर। वो फिर भी वो ज्यादा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों से बहुत क्वेश्चन है, गाने सुनते हो तो अच्छा कौन सा गाना अच्छा लगता है, 2 लाइन ऐसे ही सर गाते नहीं, लेकिन आप सुना दे रहे हैं, हाँ। चल जाएगा काम हॉबी। लेकिन इस पे फंसोगे आप आगे, है ना। ऐसा कोई हमें क्यों नहीं छोड़ना जिससे हमारी पर्सनैलिटी का नेगेटिव इंपैक्ट जाए। कब है आपका इंटरव्यू? सर 14 मार्च। लेकिन फिर भी आंसू एक चीज मैं अभी बता देता हूँ कि अभी हमने कुछ लॉ के बारे में बात की थी जो फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात की। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सब लॉ महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मिसयूज बढ़ गया है। इस मिसयूज को रोकने के लिए आपकी क्या राय होगी? तो वो आपका जवाब नहीं था। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं उसमें समझ पाई। आपका जो जवाब था वो आप प्रोटेक्शन क्यों दिया गया वो रीजन बता रही थी, और उसका मिसयूज कैसे रोका जाए ये आपने नहीं बताया। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप एक बार सॉरी बोल करके क्वेश्चन रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत आंसर नहीं देना। ये सिचुएशनल क्वेश्चन जो है इनमें तो बिल्कुल ही नहीं देना है, और सॉरी भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वगैरह आई हैं, तो पहले आप अपना ओपिनियन दे दीजिए, फिर बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बस देखिएगा इस बात का। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि एसडीएम किस जहाँ पे है, तो एसडीएम की पोस्टिंग हमेशा तहसील लेवल पर होती है। तो रूरल और अर्बन नहीं, अर्बन एंड रूरल 2 लोकल बॉडी चलेगी। उस पोस्ट पर वहां पर नगर पालिका होगी और रूरल एरिया में ब्लॉक या मंडल होगा। ठीक है, कहीं कहीं आप आर्गुमेंटेटिव भी ऐसा सर लोग को मतलब देख के लगा कि आप जब बात करने लगा थोड़ा टोन आपकी ऊंची हो रही थी। तो हाँ, एक थोड़ा सा एक चीज और भी देखिए, सर का और आपका थोड़ा सा पॉइंट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। समझ नहीं आया फर्स्ट मौके कोई नहीं, नहीं, बेटा, कोई बात नहीं। कभी भी बोर्ड मेंबर्स को, जैसे आप इसी चीज को जो आपने बोला था, आप इसको अपने आप को हल्का दिखा के कह सकती थी। आप अपने आप को, हाँ, टोन जो थी आपकी वो थोड़ी अलग टाइप की थी इस पॉइंट को लेकर। और कई बार ऐसा होता है कि आपने सॉरी बोला और फिर बताने लगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बता रहे थे फिर सॉरी बोल रहे थे, तो आप 5 सेकंड पॉज लीजिए। तो ये कंफ्यूजन जो है इसको क्रिएट कर रहा था। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप पॉज नहीं दे रहे थे। तो आप 2-3 सेकंड 4 सेकंड सुनिए, सोचिए, नहीं देना है तो फिर सॉरी कह दीजिए, सॉरी या फिर उत्तर शुरू करिए, तो फिर आगे बढ़िए। आई विल लुक इट अप, मैं इसके बारे में और देख लूंगी सर, मुझे नहीं पता है, और सॉरी कहने में कोई बुराई नहीं आ रहा, मना मुझे कर। याद नहीं आ रहा, कुछ भी जो भी आपको 2-3। क्योंकि गलत उत्तर देने से अच्छा है कि सॉरी कह के निकल ठीक है। लिया जाए। और हम लोग बेटा इसलिए यहाँ बैठे ना कि हम आपको बता पाए कि आप बेहतर कैसे करो, ठीक है। और इसीलिए हम इतना समय आपको दे रहे हैं। हम अपने बोर्ड में हम लोग पूरा प्रॉपर समय दे रहे हैं बच्चों को। ये हम नहीं कर रहे हैं कि हम एक आया बच्चा और 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किए और उसको जो है हम एक एक चीज पर बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हर फील्ड में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप एक बेहतर इंटरव्यू दे करके आओ। भाई हमें भी तो मिठाई खानी है, आपसे नहीं खानी है। तो चलो अभी 14 मार्च को है, अगर आपको लगता है तो आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, नीचे मैम से बात कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है एक मॉक और करा दिया जाए आपका, तो आप जो है मैम से बात करके अपनी डेट आगे की ले लीजिएगा, फिर हम लोग मॉक एक और कर लेंगे, ठीक है। आपने 3 क्वालिटीज बताई थी, उसमें ग्राउंड वर्क वाली क्वालिटी आपको बतानी, कुछ भी हो, ग्राउंड वर्क आपने पढ़ाई करी है तो ग्राउंड वर्क किया है ना आपने, उसमें केमिस्ट्री में आपने एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ भी आपको बताना चाहिए। इस सब में आप ओपिनियन बेस्ड या फिर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन में आप मना नहीं कर सकते, आपको बताने। और आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, आपका हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं है तो वो नहीं बनता। आप ही ने क्वालिटी बताई कि मैं ग्राउंड वर्क मेरे में है क्वालिटी, तो फिर आपको उसको देना पड़ेगा। अब ग्राउंड वर्क में क्या है कि जैसे बच्चों को गेम ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने मोहल्ले में, सबको बुला के खिलाते हैं, कुछ टॉफी वगैरह दे करके मोटिवेट करते हैं उन्हें। तो ग्राउंड लेवल पर हमें टीम को कम्युनिकेट करना, इंटीग्रेट करना, मोटिवेशन, ये सारे काम कर लेते हैं। तो ये कोई नहीं वो है आपकी हॉबी से, उससे आपकी बात को क्या करेगा, लिंक कर देगा, जोड़ देगा, है ना, ठीक है। तो आप एक डेट और ले लीजिएगा अगर आपको लगता है, ठीक। और बाकी कोई भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है आपको तो आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर।